जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, इस पर चर्चा करते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ट्राइबल एरिया आपका जिला बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर के 6 पंचायत समितियां और सिरोही जिले की आबू रोड और पेंडवाड़ा पंचायत समिति, इस एरिया को मिला करके रहने वाले वहां के आदिवासियों के लिए, उनके विकास के लिए ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाया गया। और ये डिपार्टमेंट 1975 में गठित होकर के ये व्यवस्था की गई थी कि ट्राइबलों के विकास के लिए एक ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट कमिश्नर का पद होगा और वो ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट कमिश्नर समय समय पर ट्राइबलों के बीच में जाएगा, पंचायत समितियों की बैठक में जाएगा और ट्राइबलों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं की जानकारी करेगा और वो सरकार को सलाह देकर के उस समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन इस डिपार्टमेंट के बढ़ने के बाद भी कोई भी कमिश्नर, मैं सन 65 से बराबर पंचायत समिति में जाता रहा हूं, कोई भी कमिश्नर पंचायत समिति बैठक में नहीं आया। इससे क्या हुआ कि ट्राइबलों की समस्याएं सरकार तक पहुंचनी चाहिए, वो नहीं पहुंची और नहीं पहुंची तो उसके समाधान का रास्ता भी कोई नहीं ढूंढ पाया। माननीय सभापति महोदय, आजादी के पहले ये एरिया जो ट्राइबल एरिया कहलाता है, वहां पर ना कोई सड़क थी, ना शिक्षा की कोई संस्थान थी, ना बिजली थी और न चिकित्सा सुविधा थी। लेकिन आजादी के बाद भी, ये डिपार्टमेंट बनने के बाद भी ट्राइबल एरिया के विकास में सड़कें बनी हैं और सड़कें प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत पहले 250 तक के रेवेन्यू विलेज और बाद में दूसरे चरण में 250 तक के हैमलेट और हैबिटेशन को भी सड़कों से जोड़ा गया। इससे ट्राइबल एरिया में सड़कों की सुविधाएं हुई हैं और आवागमन के साधनों की भी सुविधा हुई है। सभापति महोदय, चिकित्सा के क्षेत्र में भी सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी ट्राइबल एरिया में खुले हैं और लोगों को चिकित्सा सुविधा भी मिल रही है। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि ट्राइबल एरिया में राजनीतिक दृष्टि से अलग ही एक व्यवस्था हुई। आप जानते हैं कि ट्राइबल एरिया की जितनी भी पंचायतें हैं, उस पंचायत में महिला या पुरुष ट्राइबल ही बनेगी। प्रधान उस पंचायत समिति में ट्राइबल ही बनेगा और एमएलए, एमपी और आपका जिला बांसवाड़ा और डूंगरपुर में तो जिला प्रमुख भी आदिवासी ही बनेगा। तो राजनीतिक दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि ट्राइबलों को बहुत अधिकार मिला है और एरिया खेती बाड़ी में भी सुधार हुआ है और धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं ये बात निवेदन करना चाहता हूं कि आर्थिक दृष्टि से आदिवासी को संपन्न बनाने के लिए हमने कोई बड़े कदम नहीं उठाए और आर्थिक दृष्टि से नहीं उठाए तो जैन दर्शन में यह कहा गया है कि मनुष्य का बाह्य जीवन बिना धन से संभव नहीं है।
और मैं ये भी जानता हूं कि ऐसा कोई चमत्कारिक दिन आने वाला नहीं है कि आकाश से रुपया पैसा धरती पर गिरेगा और आदिवासी बीन बीन करके बोरे भर देगा और संपन्न हो जाएगा। ऐसा दिन भी नहीं होने वाला। इसलिए माननीय सभापति महोदय, आदिवासी को के पास पैसा कहां से आए? हमारी देश की सरकार ने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम बनाया और ये कहा कि एक परिवार को 100 दिन काम करने का अधिकार होगा। सभापति जी, एक घर में 3, 4, 5 परिवार के लोग रहते हैं और 100 दिन काम करेंगे तो 20,000 रुपया मिलेगा और 20,000 का रुपया लेकर के कितना विकास करके आगे बढ़ जाएगा, ये मेरी समझ में नहीं आता है। इसलिए माननीय सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने पढ़ा लिखा करके लड़के लड़कियां फौज तैयार कर दी। जो भी सरकार की नौकरियां निकलती हैं, रिजर्वेशन के आधार पर जो भी हमारा कोटा बनता है, लड़के लड़कियां जाके उस नौकरी में फिट हो जाते हैं, नौकरी लग जाते हैं। लेकिन नौकरी नहीं लगने वालों का क्या हाल होगा? हमको शारीरिक काम करने की हमारे पास ताकत है, लेकिन हमने इतने सालों के 70 साल के दौरान में कभी नहीं सोचा कि आदिवासी समाज का लड़का लड़की पढ़ के आएंगे, ये बेरोजगार होकर के घूमेगा, इसको किस काम पर लगाएंगे। हमारे शुरुआत में हमारी सोच होनी चाहिए थी कि ट्राइबल एरिया में उद्योग धंधों को विशेष प्रोत्साहन राशि देकर के उद्योगपतियों को उद्योग धंधे लगाने चाहिए थे। मेरे विधानसभा क्षेत्र खेरवाड़ा में एक धागा मिल है, वह 1980 के आसपास स्थापित हुई है और वहां पर 3,000 आदमी काम करते हैं। इसके अलावा हमारे पास में कुछ नहीं। ऋषभदेव के पास में मसारी की ओबरी ओडवास गांव, ग्रीन मार्बल का खजाना, और वहां पर 400 माइंस खोदी गई। उस 400 माइंस में हम लोग अधिकारियों से कहते रहे कि साहब ये माइंस हमको अलॉट की जाए। तो उन्होंने पूछा कि आपके पास पैसा कहाँ है? और मैंने कहा हमारे पास पैसा नहीं है, इसीलिए आपसे मांग रहे कि हमको पैसे वाला बनना है। हमारे पास पैसा नहीं, माइंस हमारे नाम से होगी तो जो पैसे वाला आदमी होगा हम पार्टनर करेंगे और उसका मुनाफा बांटेंगे। लेकिन माइंस से 400 में से एक भी माइंस आदिवासी व्यक्ति को नहीं मिली और मसारे की ओबरी और ओडवास गांव खोद करके ऐसा बना दिया कि 100 साल तक भी एक घास का तिनका नहीं उगेगा। लेकिन सभापति महोदय, एक हमारे जैन भाई और एक आदिवासी भाई जो इस विधानसभा के माननीय सदस्य भी रह चुके हैं, दोनों ने पार्टनरशिप में माइंस खोली और पूरे विधानसभा क्षेत्र में एकला आदमी हमारा आदिवासी करोड़पति है। अगर हम 150 आदमी को माइंस ले जाती तो 150 आदिवासी करोड़पति हो जाते। लेकिन हमारी माइंस की कोई पॉलिसी थी, वो माइंस मद्रास के लोग लेके चले गए खोद के, कलकत्ता के लोग खोल के चले गए और बंबई के लोग भी खोद करके पैसा लेकर चले गए। आज माइंस बंद और 70 के आसपास माइंस चल रही है। तो हमको 200 रुपया मजदूरी मिलती थी, वो भी बंद हो गई। इसलिए सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि लोगों को रोजगार देना है तो हमको ट्राइबल एरिया के लिए उद्योग नीति लानी पड़ेगी, उद्योग खोलने पड़ेंगे।
और लोगों को रोजगार दे करके पैसा बनाना पड़ेगा उनके पास में। माननीय सभापति महोदय, शराब के ठेके, संविधान के 5th शेड्यूल में व्यवस्था है कि ट्राइबल एरिया में शराब के ठेके नहीं होंगे, लेकिन 2003 में इस व्यवस्था को तोड़ा, शराब के ठेके हुए और पिछले सालों में जो ठेके हुए वो लॉटरी के आधार पर था और लॉटरी में हमारे लोग कई शराब के ठेके लेने में कामयाब हो गए। लेकिन अब फिर जाके एक षड्यंत्र रचा, कहा कि ये ऐसा नहीं होगा, ये तो नीलामी के आधार पर होगा। और वहां हमारे आदिवासी कोई नीलामी में ठेका लेने के लिए कामयाब नहीं हुआ। तो मैं आपसे ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि कानून तो कहता है कि ट्राइबल एरिया में दारू के ठेका मत करो, फिर भी आप दारू का ठेका कर रहे हो और हमको पिला रहे हो। हम पिएंगे, आपके खजाने में रुपये भी डाले, पर हमको रुपया भी कमाने दो। क्यों नहीं हमको ठेका देना चाहते हो आप? ऐसी व्यवस्था करो कि ट्राइबल एरिया का ठेका ट्राइबल और ट्राइबल एरिया का आदमी ही ठेका ले। नहीं तो जैसे हमारी माननीय सदस्य अभी कह रही थी, बंद करो, और आप बंद भी करना नहीं चाहते हो, रुपया कमाना चाहते हो, और हमारे आने वाली पीढ़ी दारू पी के भमती हो गई सड़कों पर, हम उसको भी बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ठेका हमको देने की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। और नहीं करेंगे, हमारे पास पैसा नहीं आएगा, तो आप जानते हो कि जिंदा और भूखा व्यक्ति ज्यादा दिन शांत नहीं रहेगा, वो कुछ भी खेल कर सकता है। इसलिए मैं सभापति महोदय कि शराब के ठेके सरकार इसके बारे में सोचे। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, ये प्रणाली आपने जो लाइसेंस दिए हैं उनको व्यापार करने का लाइसेंस दिया, जबकि ये अनाज वितरण कंट्रोल का अनाज वितरण करना है, और वो व्यापार का लाइसेंस जब तक वो जिंदा रहेगा तब वो लाइसेंस लेके बैठा रहता है, उसको किसी तरह का भय नहीं है। इसलिए लाइसेंस को रिन्यू करने का प्रोविजन करो कि 5 साल के बाद में अगर इसका व्यवहार अच्छा रहा, गरीबों को दाना सही वितरण किया, तो उसका लाइसेंस रिन्यू होगा, नहीं तो नहीं होगा। और इस रिन्यू लाइसेंस में भी, क्योंकि बीपीएल परिवार में ट्राइबल लोग ही ज्यादा हैं, तो आप ट्राइबल को भी क्यों लाइसेंस देना क्यों नहीं चाहते हो? उनको ठेका दो कि उनको लाइसेंस दो, उनको दाना वितरण करो, तो दो पैसे उसके पास में भी आएंगे। माननीय सभापति महोदय, महुए की शराब को लेकर के बार बार जिक्र होता है, और मैं ऐसा मानता हूं कि इस महुए के दारू से आदिवासी समाज बर्बाद हो रहा है, और इसलिए बर्बाद हो रहा है कि जैसे ही दारू उसके घर पकड़ा जाए, उसके खिलाफ में केस दर्ज होगा और 15 साल 20 साल तक कोर्ट में पेशी करता रहेगा। अगर वो आदमी हमारा गुजरात में पकड़ा जाए तो गुजरात में मजिस्ट्रेट साहब 2 पेशी हुई, 3री पेशी मजिस्ट्रेट साहब उसको पूछे कि तमने तुम्हारो गुनो कबूल छे? हाँ साहब कबूल छे। तो जाता रहो, 50 रुपया जुर्मानो, और हम हजारों रुपये भर करके 20 साल तक 30 साल तक केस लड़ करके बर्बाद हो जाते हैं। और ये महुए की दारू इतना
आदमी के चस्का लग गया है आदिवासी समाज के व्यक्ति को कि वो जल्दी छोड़ना भी नहीं चाहता है। लेकिन मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि ये महुआ जो आपका है, महुआ का फूल है, वो राजस्थान में नहीं है, गुजरात से आता है, मध्य प्रदेश से आता है और ललितपुर उत्तर प्रदेश से आता है। आप वहां से इस माल को क्यों आने देते हो? आप जानते हो कि इसलिए जाके शराब बनेगी, शराब बनेगा तो हम पकड़ेंगे तो जेल में रखेंगे। तो अगर इस महुए को आप ललितपुर से आने वाले दूसरे प्रदेशों से भाई रोक दो तो ये महुआ आएगा भी नहीं, शराब बनेगा भी नहीं, हमारे समाज का आदमी बर्बाद भी नहीं होगा। लेकिन सरकार की नीयत ये कि व्यापारी का गोदाम भरा हुआ है, उसके कोई कार्रवाई नहीं होगी और 5 किलो महुआ लेके घर या जाते ही कार्रवाई होगी। इसलिए सभापति जी, इस बात पर को भी सरकार को चिंतन करने की जरूरत है और ये बर्बाद आदिवासी हो रहा है उसको किस तरह से रोका जाए इस महुए की शराब से, इस पर भी सरकार चिंतन करे। माननीय सभापति महोदय, एक समाज में और बुराई, वो है मोताना प्रथा और इस मोताना प्रथा से भी समाज बराबर बर्बाद हो रहा है। किसी भी तरह का अपराध होता है तो सरकार तो आईपीसी लगाती है और उसको कहती है जा जेल में, और समाज के लोग इकट्ठे तौर वो अपनी तरह से दंडित करते हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त ये करना चाहता हूं कि सरकार ऐसे कानून व्यवस्था करे कि मोताना प्रथा किसी भी तरह से कंट्रोल में हो जाए, फैले नहीं और लोगों को, समाज के लोगों को बर्बाद नहीं करे। अन्य सभापति महोदय, बार बार हम प्रशासनिक सेवाओं में 5% आरक्षण अलग से मांगने की बात करते आए। सभापति जी, आप जानते हैं कि यह व्यवस्था मेडिकल में लागू हो चुकी है। 5% ट्राइबल एरिया के लोगों की अलग से मेरिट बनती है और 500-700 डॉक्टर आज तक बन गए। तो यह व्यवस्था आपको प्रशासनिक सेवाओं में करने में क्या कठिनाई आ रही है? मैं समझता हूं मेरी ओर से कि कानूनी कोई अड़चन नहीं है, ये सरकार की विल पावर पर ये निर्भर है और सरकार विल पावर दिखाए और ये 5% प्रशासनिक सेवाओं में हमसे हमारा अलग कर दे। आप मेरिट लिस्ट बनाइए 1 से लेकर के 5, 1 से लेकर के 7। अगर हमारा आदमी, हम क्वालिफिकेशन के साथ में कोई समझौता करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि अगर हमारे 2 आदमी क्वालिफाई हो गए तो 3 आदमी आप उधर 5 के बाद में, 7 के बाद में 8-9 भर दीजिए, 10 भर दीजिए, लेकिन एक बार तो हमको मौका दो। वो मैं ये बात इसलिए बार बार कह रहा हूं कि एक सड़क पर मजदूरी करने वाला का बेटा, गुजरात में डूडी बांधने वाला का बेटा और एक आईएएस, एक आईपीएस, एक आरएएस, आरपीएस का लड़के के बीच में कंपटीशन हो रहा है और बट नेचुरल है वहां पर उस काश्तकार का, इस गरीब का, मजदूर का बेटा कभी उनका कंपटीशन करके नहीं आ सकता। तो ये इतना समय तो गुजर गया, ये होते होते अब ये वक्त अब ये आया है कि सभापति जी उसका किसी भी तरह से निस्तारण कराओ, ये फैसला कराओ ताकि आने वाली पीढ़ी को प्रशासनिक सेवाओं में जाने का मौका मिल सके। माननीय सभापति महोदय, एक बात और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि टीएसपी एरिया में ग्रेड 1 से लेकर के 9 तक की सर्विसेज, उसमें 2 कैटेगरी में आपने बांट दी, एक रिजर्व और एक अनरिजर्व। रिजर्व में 45 एसटी, 5% एससी और अनदर 50% अनरिजर्व।
अनरिजर्व को लेकर के एरिया में अशांति फैली और वो अशांति इस हद तक पहुंच गई कि प्रशासन को कड़े कदम उठाने पड़े और 2 लोगों की मौत हो गई। मैं आपसे ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि ये प्रॉब्लम खड़ी है और समय रहते हुए प्रशासन को और सरकार को मिलकर के इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। अब सॉर्ट आउट करने का क्या फॉर्मूला होगा वो तो मेरे समझ में नहीं आता है, लेकिन मेरे से पूछेंगे तो बताऊंगा। अभी सदन में नहीं कहना चाहता। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो ताकि हमारा सदियों से भाईचारे के साथ हम रहते आए हैं, ट्राइब और नॉन ट्राइब सब। एक छोटी बात को लेकर के मिसगाइड होकर के और लोगों ने अपना राजनीति में व्यक्तिगत दर्जा ऊंचा करने के लिए इस खेल को खेला और इससे पूरा ट्राइबल देश में बदनाम हुआ, देश विदेश तक उसकी खबर गई। इसलिए मैं चाहता हूं और मैं दरख्वास्त करता हूं आपसे कि सरकार इसको गंभीरता से ले ताकि इस तरह की घटना फिर से पुनरावृत्ति नहीं हो और सब हम लोग सदियों से साथ साथ में भाईचारे से रहते आए, वैसे रहते आए। सभापति जी, आप मेरी ओर बराबर देख रहे हैं, मेरे को यूं पड़ता है कभी फटकारने वाले हो, लेकिन 1-2 बात एक मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। खेरवाड़ा में लंबे समय तक मिलिट्री की भर्ती हुआ करती थी। पता नहीं पिछले 5-7 साल से इस मिलिट्री की भर्ती को खेरवाड़ा से हटा दिया गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार फिर से इसके प्रयास करे। भारत सरकार के गृह विभाग से बात करनी पड़े तो करे, लेकिन मिलिट्री में भर्ती होने वाले कैंप वहां से फिर से खेरवाड़ा में लगाए जावे ताकि नौजवान हमारे जो भी पढ़ा लिखा जो भी आ रहा है उसको फौज में जाने का अवसर मिले। और जब वो फौज में जाएगा तो उसकी जो संकुचित भावना पैदा की है लोगों ने ट्राइब नॉन ट्राइब की, वो उससे ऊपर उठ करके देश की सेवा करेगा। इसलिए यहाँ पर कैंप लगाने की बात भी आप से माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि मिलिट्री की भर्ती बहाल करें। आखिर में एक बात और कहते हुए सभापति जी कि उदयपुर जिला बड़ा है, इसके साथ साथ में ट्राइबल एरिया कोटड़ा में रहने वाला, खलासिया में रहने वाला, झारोल में रहने वाला, खेरवाड़ा में रहने वाला, केसरिया जी में रहने वाला, सेमारी, सराड़ा और बिछीवाड़ा, ये लंबा एरिया है जहां पर प्रशासनिक अधिकारियों की पहुंच नहीं हो पाती है। और आदमी हमारा इतना होशियार भी नहीं हुआ कि अधिकारी के पास जाओ और अपनी बात कह दे और अपनी समस्या का समाधान करा दे। इसलिए प्रशासन की दृष्टि से ठीक व्यवस्था चले, आम आदमी को बड़े अफसर तक जाकर पहुंच करके अपनी बात कहने का अवसर मिले। इसलिए खेरवाड़ा में जिला मुख्यालय करने की सरकार से मांग करता हूं। आपने समझ लिया। धन्यवाद। जय हिंद। श्री हरेंद्र जी ने